हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 39 पे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 40 से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वेब सर्वर एक्सेप्ट, अप्रूव एंड रिस्पॉन्स द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर फॉर और सर्विसेज। यहाँ पे बात करिए कि जो हमारे पास वेब सर्वर होता है, ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, साथ ही क्या करता है, अप्रूव करता है, एंड क्या करता है, रिस्पॉन्स बैक करता है जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है किसके द्वारा, हमारे वेब ब्राउज़र के द्वारा, है ना। क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब या फिर जो इन बच्चों ने PHP की क्लासेस देखी हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, कैसे वो एक तरीके से क्लाइंट की तरह बिहेव करता है, और जो हमारे वेब सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए सर्वर का वो काम करते हैं। और वेब सर्वर क्या होते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग वेब डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं। और जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जब एक वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है, तो वेब सर्वर क्या करता है, उसके बिहाफ पे क्लाइंट को वो HTML का जो पेज होता है, बेसिकली जो वेब पेज होता है या फिर वेब डॉक्यूमेंट होता है, उसको भेजने का काम करता है। तो वही यहाँ पे पूछिए कि वेब सर्वर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, अप्रूव करता है और रिस्पॉन्स करता है किस चीज़ को, जो भी वेब ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी होती है। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, एक तो वेब ब्राउज़र बेसिकली सर्विसेज की रिक्वेस्ट करता है, साथ-साथ क्या करता है, किसी न किसी वेब डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ईज़ी क्वेश्चन है, जिन्होंने PHP की फर्स्ट या सेकंड क्लास में देखी होगी, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कैसे ये वर्क करता है। तो उसी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेब सर्वर क्या काम करता है। बाकी देखो, ये चीज़ आप कहाँ पे पढ़ती हो, अगर हम नेटवर्किंग या फिर हम इसी की बात कर लेते हैं, जब नेटवर्किंग प्लस वेब ब्राउज़र का जो कंसेप्ट चलता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलती है, तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कौन सा टॉपिक आता है आपके पास? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम क्या करता है, वही जैसे मैं आपको समझाया था। यहाँ पे क्या होता है, कोई क्लाइंट होता है, क्लाइंट क्या करता है बेसिकली, विद द हेल्प ऑफ HTTPS प्रोटोकॉल, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी हेल्प से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या करोगे, उसको रिक्वेस्ट ही करोगे ना। तो विद द हेल्प ऑफ HTTP, जो आपका क्लाइंट होता है, क्लाइंट कौन सा होता है, क्लाइंट बेसिकली जो आपका वेब ब्राउज़र होता है, वो आपके लिए क्लाइंट का वो काम करता है। तो आपका कोई भी वेब ब्राउज़र हो गया, तो वेब ब्राउज़र मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्रोम है, एज है, मोज़िला फायरफॉक्स है, तो ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं। जब इनकी हेल्प से आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो। और रिक्वेस्ट कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से भेजते हो आप, विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से आप भेजते हो। तो जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या होता है, जो वेब सर्वर होता है वो क्या करता है, मान लेते हैं आ गया आपका वेब सर्वर, ये आ गया आपका कौन सा, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या करता है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई होती है, मान लेते हैं आपकी रिक्वेस्ट आई हमारे पास वेब सर्वर के पास, तो वेब सर्वर ने सबसे पहले क्या किया, आपकी जो रिक्वेस्ट आई थी उसको एक्सेप्ट किया, है ना। सबसे पहले इसने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट आई, मैंने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, है ना। जैसे उसने उसको एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट होने के बाद वो क्या करता है, बेसिकली जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी होती है उसको चेक करता है अपने डाटाबेस के अंदर, जो भी उसका डाटाबेस होगा। अब डाटाबेस में उसको होगा क्या, सर जो हमारी उसकी HTML की फाइल्स होती हैं, क्योंकि यूज़र को क्या चाहिए, यूज़र को तो वेब पेज चाहिए ना, वेब डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो आपने रिक्वेस्ट की होती है उसको वेब सर्वर क्या करता है, चेक करता है कि जो आप HTML पेज मुझसे ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है भी है कि नहीं है। अगर वो उसको मिल जाता है तो वो क्या करता है, उसके रिगार्डिंग अप्रूव कर देता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है जो मेरे डाटाबेस में पड़ा हुआ है, इसका कोड आप कहाँ पे भेज दो, क्लाइंट को भेज दो, है ना। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हुई, एक्सेप्ट होने के बाद उसको अप्रूव कर दिया गया, और वेब सर्वर ने आपको क्या किया सर, फिर हमारे जो वेब सर्वर था इसने हमें क्या कर दिया, रिस्पॉन्स बैक कर दिया। इसने क्या किया, आपको रिस्पॉन्स बैक कर दिया। अब रिस्पॉन्स में ये क्या चीज़ें भेजता है, रिस्पॉन्स में ये आपको जो आपने वेब डॉक्यूमेंट मांगा होता है, अब सिंपली बोलूँ HTML की फाइल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था ना वेब डॉक्यूमेंट, तो आप वेब डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि HTML की फाइल ही कौन सी होती है, हमारी वेब डॉक्यूमेंट हम उसको बोल देते हैं। तो वेब डॉक्यूमेंट क्या होता है, सर्वर आपको रिस्पॉन्स बैक कर देता है। जैसे रिस्पॉन्स बैक करता है, तो जो भी जिस जिस भी पेज का वेब पेज होगा बेसिकली, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपने यूट्यूब खोला होगा, तो यूट्यूब की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे करके जो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है वो मतलब वर्क करता है। इसके छोटे-छोटे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। बाकी हमने HTTP के बारे में काफ़ी डिटेल में ही पढ़ा हुआ है कि HTTP हमारे पास एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करने का काम, मतलब एक प्रोटोकॉल है जो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। बाकी ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ HTTP प्रोटोकॉल होते हैं।
एक एचटीटीपी होता है और एक हमारे पास एचटीटीपीएस होता है। जो एस वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योर बोल देते हैं, है ना। एचटीटीपी जो एस वाला होता है तो एस स्टैंड फॉर सिक्योर। ये क्या करता है, हमें सिक्योरिटी या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारे पास एस होता है ये हमें बताने का काम करता है कि जो आपके पास वेब एक तरीके से डॉक्यूमेंट है या फिर जिस भी आप साइट पे जा रहे हो उसके बाद सर्टिफिकेट है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई मिसयूज़ नहीं होगा उस इन्फॉर्मेशन का। तो वो इन्फॉर्मेशन को या फिर जो एस होता है वो कौन से सर्टिफिकेशन को बताने का काम करता है, इसको बोलते हैं हम टीएलएस, या फिर आप इसको क्या बोलते हो सर, हमारे पास ये क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट, है ना। तो एग्जाम में कुछ भी लिखा होगा तो वहाँ पे एस के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो आपका एस होता है वो कौन सी सर्टिफिकेट को बताने का काम करता है, कि आपके पास कौन सी सर्टिफिकेशन है जिसकी हेल्प से आपको हम सिक्योर बोलते हैं, तो वो टीएलएस या फिर एसएसएल जो हमारे पास एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है वो उसकी बात करता है। तो ये भी एक छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो अगर हम इसी टॉपिक के थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपने सबसे पहले नोट करना है, जैसे कि मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर होते हैं और वो होस्ट करते हैं वेबसाइट्स को, उनको आप क्या बोलते हो, तो सर ऑब्वियसली वेब सर्वर बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे उनको, वेब सर्वर बोलेंगे। ऐसे कंप्यूटर, क्योंकि वेब सर्वर भी क्या होते हैं सर, कोई कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर रहते हैं, मतलब इनको आप 24 घंटे एक्सेस कर सकते हो, ऑलवेज इंटरनेट के ऊपर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो होस्ट क्या करते हैं, वेबसाइट्स को। ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, इनको हम सर वेब सर्वर्स हम बोल देते हैं। अच्छा मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था ना वेब डॉक्यूमेंट, तो इसको बनाने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, सर इसके लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। HTML किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं सर हम इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम बोल देते हैं। बाकी देखो HTML बनाया किसने था, सर हमें पता है टिम बर्न्स ली के द्वारा एक लैंग्वेज बनाई गई थी, उस लैंग्वेज का नाम क्या था, मार्कअप लैंग्वेज। और फुल नाम क्या है, बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। आपने याद रखना है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, एग्जाम वगैरह आपसे पूछा जाएगा ना कि HTML इज अ टाइप ऑफ, तो वहाँ पे लिखा होगा प्रोग्रामिंग, फिर लिखा होगा मार्कअप, फिर लिखा होगा कुछ भी और एक्स्ट्रा कोई चीज़ें लिखी होंगी, पर आपने हमेशा रखना है कि HTML इज़ अ टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, और इसको टिम बर्न्स ली के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहला जो वर्जन था उसका नाम क्या था, HTML 1.0, या फिर HTML का जो फर्स्ट वर्जन था। बाकी जो अब अभी लेटेस्ट जो वर्जन है HTML का, वो कौन सा है आपको पता है सभी को, HTML5 आप पढ़ते हो, जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 आ जाता है। तो ऐसे करके क्या होता है, बेसिकली HTML के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो HTML और HTTP में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। HTTP आपने हमेशा याद रखना है, ये प्रोटोकॉल है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जब भी आपको किसी वेब डॉक्यूमेंट को के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट भेजनी है तो रिक्वेस्ट आप कैसे भेजेंगे, है ना। कुछ तो तरीका होगा जिसके हेल्प से आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट दो, तो वो तरीका कौन बताता है आपको, HTTP वो आपको बताने का काम करता है। बाकी देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैंने आपको जो जिन्होंने PHP पढ़ी होगी तो उनको मैंने एक टर्म शब्द बताए थे, टर्म बताई थी, एक मैंने बताया था अपाचे और एक मैंने बताया था नैगिंग्स, है। एक सेकंड मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे नोट करें उनको ठीक हो जाए। ओके, एक तो हमारे पास अपाचे आता है, सेकंड हमारे पास आ जाता है गेनिक्स। ओके, तो ये दोनों किस टाइप के एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो ये दोनों के दोनों हमारे वेब सर्वर आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, वेब सर्वर। ओके, तो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, जब आपको लोकली अपना वेब सर्वर बनाना होता है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने कंप्यूटर को ही क्या बनाना है, कंप्यूटर को अपने लिए अपना वेब सर्वर बनाना है, तो उसके लिए आप कौन से एक तरीके से सर्वर्स का यूज़ करते हो, अपाची और गेनिक्स का आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में बस यही पूछा गया था कि जो, क्योंकि अपाची तो मैक्सिमम पढ़ा होता है पर जेनिक्स कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है, तो वो भी इसको नोट कर लें जिन्होंने नहीं किया है। बाकी देखो और क्या क्वेश्चन, अगर इसी टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। देखो HTML मैंने आपको बता ही दिया, बाकी HTML मैंने आपको बता दिया। बाकी जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर होता है, अगर सिंपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको एक टर्म बताई ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, या फिर सिंपल मैंने बोला कि जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है, तो उसमें क्लाइंट कौन होता है, तो क्लाइंट आपका हमेशा वेब ब्राउज़र होता है। ये याद रखना है हमेशा कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, क्लाइंट होता है। और सर्वर क्या होता है सर, एक ऐसा कंप्यूटर होता है
है ना? कंप्यूटर जो क्या होता है मोस्ट पावरफुल। एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर कौन होता है? तो वो सर्वर होता है। वो इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेट के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर मोस्ट पावरफुल जो हमारे पास है कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, तो वो कौन होता है हमारे पास? वो हमारा सर्वर बन जाता है ना? ये आपने नोट कर लेना है। बाकी सर्वर मैंने आपको बताया था अलग-अलग सर्वर होते हैं, अलग-अलग टाइप के सर्वर होते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो हमने डीएनएस सर्वर के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हमने जैसे अभी वेब सर्वर के बारे में पढ़ लिया है ना? इसके अलावा हमारे पास और भी अलग-अलग सर्वर्स होते हैं। जैसे कोई अगर डाटाबेस के साथ डील करता है या फिर कोई और सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो उस टाइप का सर्वर आता है। तो अलग-अलग मैकेनिज़्म के हिसाब से हमारे पास क्या होते हैं, अलग-अलग सर्वर्स होते हैं। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, पर आपको ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं। अब यहाँ पे हम एचटीएमएल पढ़ ही रहे हैं, तो एचटीएमएल के साथ देखो और क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। जब भी आप अपना एचटीएमएल बनाते हो तो एक टर्म काफ़ी बार यूज़ होती है, सीएसएस हम उसको बोलते हैं। तो सीएसएस क्या करती है? सीएसएस बेसिकली जब भी हमें हमारे जो वेब डॉक्यूमेंट होता है ना? वेब डॉक्यूमेंट आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एचटीएमएल की, ओके? एचटीएमएल की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी आपको अपने वेब डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना है, क्या करना है आपको उसको स्टाइल करना है। स्टाइल करना है, साथ ही साथ बेसिकली उसका लेआउट जो भी होता है, उसको अगर आपको चेंज करना है या फिर उसका जो यूज़र इंटरफ़ेस है, वो कैसा दिखेगा, उसको दिखाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? सीएसएस का यूज़ करते हो। और सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको हम बोल देते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट हम किसको बोल देते हैं? सीएसएस को बोल देते हैं। और इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न है, वो कौन-सा है आपके पास? सीएसएस 3। तो छोटे पॉइंट है पर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। बाकी देखो एचटीएमएल का थोड़ी इंट्रोडक्शन हो गई, सीएसएस की होगी, तो एक टर्म और भी रहती है कौन-सी? सर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी रहती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट ये बेटा यूज़ की जाती है कहाँ पे? आपके वेब डॉक्यूमेंट के साथ। हमेशा याद रखना है जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये किससे रिलेट होती हैं सारी? सारी की सारी सर वेब डॉक्यूमेंट के साथ रिलेट होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट वेब डॉक्यूमेंट में किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर जब हमें हमारी वेबसाइट इंटरैक्टिव बनानी है ना? इंटरैक्टिव बनानी है। जो यूज़र कुछ एक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है तो यूज़र को दिखेगा वो, कि जो एक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है उसके बिहाफ़ पे यूज़र को सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यूज़र को लगेगा कि इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ईज़िली। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस बोलते हैं। तो इंटरैक्टिव बनाना है, साथ ही साथ आपको क्या बनाना है? डायनामिक बनाना है ना? डायनामिक कंटेंट अगर बनाने होते हैं तो उस टाइप के लिए आप मतलब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करते हो? जावास्क्रिप्ट का आप यूज़ करते हो। ऐसे अगर नॉर्मली एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, जैसे आप सभी फेसबुक यूज़ करते हो, तो जैसे आप फेसबुक का पेज रिफ्रेश करते हो, तो पेज तो वैसा ही रहता है, पर जो नया कंटेंट होता है ना, वो वहाँ पे आता रहता है। तो वो नया कंटेंट कैसे आता है? तो विद द हेल्प ऑफ वो जावास्क्रिप्ट वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। कि यूज़र जैसे रिफ्रेश करेगा तो कोई नया अगर कंटेंट आया होगा या फिर कोई डायनेमिक मतलब कोई लेटेस्ट किसी ने अपडेट किया होगा आपकी किसी फ्रेंड ने, तो वो आपको वहाँ पे सबसे टॉप पे दिख जाएगा। इस चीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट। उसको ही बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। बाकी डायनेमिक के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डायनेमिक होता क्या है? उसको अगर नोट करना होगा, जिसको नहीं पता है तो वो नोट कर सकते हैं। डायनेमिक को हम बोलते हैं किसको हैं? तो या फिर डायनेमिक वेब पेज लिखना होगा तो डायनेमिक वेब पेज आप नोट कर सकते हो। क्या होता है? बेसिकली एक पेज होता है, अ पेज जिसको हम जनरेट करते हैं इन रियल टाइम। अ पेज जनरेट इन अ रियल टाइम और ये करता है, ये चेंज होता है। किसके ऊपर चेंज होता है? बेस्ड ऑन यूज़र डाटा। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल किसका ले लिया था? मैंने फेसबुक का एग्ज़ाम्पल ले लिया था। एग्ज़ाम्पल आ गया, मान लेते हैं फेसबुक। तो फेसबुक में जैसे आप क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो। तो रिफ्रेश होने के साथ क्या होता है कि जो यूज़र के फ्रेंड्स होते हैं, अगर उन्होंने कोई पोस्ट की है या फिर कोई भी चीज़ एक्स वाई ज़ेड उन्होंने डाली है, तो वो क्या होती है? आपके पेज के ऊपर दिख जाती है। उस टाइप के पेजेस को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक पेजेस बोल देते हैं। तो ये आती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज आ जाती है? ये हमारे पास सर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं इसको। क्योंकि ये कहाँ पे चलती है? ये हमेशा ब्राउज़र के ऊपर रन होती है। मतलब जो भी कोड होगा जावास्क्रिप्ट का, ये कहाँ पे चलेगा? ये सर हमेशा ब्राउज़र के ऊपर ही चलेगा, क्योंकि क्लाइंट किसको हम बोलते हैं? क्लाइंट सर हमारे हम वेब ब्राउज़र को बोल देते हैं। तो वेब ब्राउज़र के ऊपर जो कोड चलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ टाइप ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। वहीं सर अच्छा आपने क्लाइंट तो बता दिया, तो कुछ ऐसा कोड होगा जो सर्वर के ऊपर भी तो चलेगा? हाँ बेटा, सर्वर पे भी चलता है। कौन-सा कोड चलता है? जिन्होंने पीएचपी की क्लासेस देखी हैं, उनको पता है कि हम क्या करते हैं,
जब सर्वर की बात करते हैं तो हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं? पीएचपी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो पीएचपी इज़ अ टाइप ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। मतलब ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कहाँ पे चलती है? जो सर्वर के ऊपर चलती है। तो पीएचपी कहाँ पे चलेगी हमेशा? वेब सर्वर के ऊपर। जब हमने पीएचपी की क्लासेस में पढ़ा था कि वेब सर्वर अगर हमें लोकली बनाने होते हैं तो मैंने आपको अलग-अलग बताए थे, है ना? जैसे मैंने आपको लैंप बताया था, है ना? इसके अलावा मैंने आपको वैम्प बताया था, है ना? अलग-अलग सॉफ्टवेयर बताए थे और इसके अलावा मैंने ज़ैम्प बताया था। ओके, मैंने बताया था कि लैंप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हमारे पास लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वैम्प हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमारे पास विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और ज़ैम्प हम कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली इसको हम लिनक्स या फिर विंडोज़ दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपने समझनी होती हैं। और ये तीनों के तीनों किस टाइप के एग्जांपल आ जाते हैं? ये बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अगर हमें किसी वेब सर्वर को क्रिएट करना है लोकली, क्रिएट करना है कब? लोकली। तो उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हो सकते हैं? लैंप हो सकता है, वैम्प हो सकता है और ज़ैम्प हो सकता है। और एज़ पर यूज़र का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बिहाफ़ पे हम इसको क्लासिफ़ाई करते हैं 3 तरीके में। अगर किसी के पास लिनक्स है, तो वो लैंप इंस्टॉल करेगा अपने सिस्टम में। किसी के पास विंडो है, तो वो वैम्प इंस्टॉल करेगा। और मान लेते हैं लिनक्स और विंडो में उसको एक अलग से ऐसा कॉमन सॉफ्टवेयर चाहिए कि जो दोनों पे चलेगा। तो वो कॉमन सॉफ्टवेयर कौन-सा आ जाता है? ज़ैम्प आ जाता है। और सबसे पॉपुलर भी आपका ज़ैम्प ही है यहाँ पे इन तीनों में। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारे पास वेब सर्वर्स होते हैं, जैसे पीएचपी की मैंने बात कर ली, है ना? तो पीएचपी भी क्या करता है? पीएचपी भी जो भी हमारे पास क्या करता है? सर वो वेब सर्वर के साथ डील करता है। तो वेब सर्वर का कोई अपना एक डाटाबेस भी तो होता है ना? हाँ सर, क्योंकि डाटाबेस तो रिक्वायर्ड है, मस्ट है। कोई अगर मुझे फ़ाइल स्टोर करनी है, तो स्टोर करने के लिए मुझे डाटा तो चाहिए ना, मतलब मेमोरी तो चाहिए ना, डाटाबेस तो चाहिए ना। तो स वेब सर्वर का भी अपना एक डाटाबेस होता है। और उसको एक तरीके से हमें मतलब पेयर्ड करना पड़ता है, या फिर ऐसे बोलूँ कि अगर हमें डाटाबेस के साथ बातचीत करनी है या फिर कम्युनिकेशन करनी है, सिंपल बोलूँ तो कम्युनिकेशन करनी है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम कौन से वेब सर्वर का हम यूज़ करते हैं, है ना? कौन-सा हम बेसिकली वेब सर्वर का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो वैसे आप देखेंगे वहाँ पे हम माई एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। काफ़ी कॉमन है। एक हमारे पास डाटाबेस के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है, तो माईएसक्यूएल एक हमारे पास क्या होता है? वेब सर्वर होता है, या फिर सिंपली बोलूँ कि एक हमारे पास डाटाबेस होता है, उसको हम पेयर करते हैं किसके साथ? हमारे वेब सर्वर के साथ। तो उस डाटाबेस का नाम क्या होता है? माईएसक्यूएल। तो माईएसक्यूएल इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस। और माईएसक्यूएल किस टाइप का डाटाबेस आ जाता है? सर ये हमारे पास आरडीबीएमएस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और आरडीबीएमएस कैसे डाटाबेस होते हैं? सर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब आरडीबीएमएस इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। डाटा स्टोर करते हैं, पर कैसे करते हैं वो डाटा स्टोर? वो डाटा स्टोर करते हैं सर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और अगर हम डाटाबेस की बात कर लेते हैं, तो डाटाबेस में इसको टेबल नहीं बोलते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? रिलेशन बोल देते हैं। देखो बस आपको घुमाने के लिए ना टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती हैं, पर आपको जितना आप उसको सिंप्लीफाई रखते हैं, उतना ही आपको वो चीज़ें क्लियर आती हैं। जैसे मैंने सिंपल बोला कि अगर आपको वेब सर्वर आपके पास है, आपको पता है सर कॉमन सेंस है, अगर कोई मेरे पास सर्वर है, तो मेरा सर्वर क्या काम करेगा? कोई ना कोई तो फाइल स्टोर करेगा ना, तो वो आपने फाइल चलो स्टोर कर दी, पर अगर आपको फाइल आपने स्टोर कर दी, पर आप उससे अगर आपको कभी कोई फाइल चाहिए और आपको वो फाइल मिले ही ना, है ना? तो वो मिले ही ना, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सर, कोई ना कोई तो बीच में वीडियो को रखना पड़ेगा, जो आपके डाटाबेस के साथ डील करेगा, है ना? तो हमने बोल दिया कि चलो आप ऐसे कर लो कि माईएसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है ना? और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है वो? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो क्या करेगा? आपके पूरे डाटाबेस को हैंडल करने का काम करेगा। तभी मैंने क्या बोला? माईएसक्यूएल इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो क्या करेगा? जो भी आपके सर्वर में डाटा है ना, उसको मैनेज करने का काम करेगा। और ये मैंने बोल दिया कि माईएसक्यूएल चलो आपने इंस्टॉल तो कर लिया, पर ये डाटा मेमोरी में कैसे स्टोर करेगा? तो सर वो मेमोरी में जो डाटा स्टोर करता है, तो वो डाटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल को हम क्या बोल देते हैं? अगर हम आरडीबीएमएस पढ़ते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे? माईएसक्यूएल एक हमारे पास टाइप ऑफ आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो जो भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं इन द वे ऑफ या फिर इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। और टेबल को ही टेक्निकल टर्म में घुमाने के लिए या फिर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वहाँ पे हमेशा लिखा जाता है रिलेशन। तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो ऐसा कौन से डाटाबेस होते हैं जो अपना डाटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, तो आप बोलेंगे कि सर वो
टाइप ऑफ हमारे RDBMS सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। और उसमें से सर एक एग्जांपल कौन सा आ गया? एक एग्जांपल हमारे पास आ गया MySQL। तो इनमें ना बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इनको भी आपने नोट करना होता है। ये सारे पॉइंट आते हैं जब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी देखो और छोटे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जावास्क्रिप्ट तो सभी को पता होती है। अगर मैं आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि मुझे जावास्क्रिप्ट ना अपने सर्वर के ऊपर चलानी है। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक आपके पास जावास्क्रिप्ट कोड होता है, मैंने सिंपल आपको एक चीज़ बताई। एक आपके पास क्या है, जावास्क्रिप्ट कोड है जो कहाँ पे चलता है, वेब ब्राउज़र के ऊपर चलता है। पर मैंने बोला कि मुझे ना क्या करना है, मुझे जो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कहाँ पे चलाना है ना। या फिर मैं बोलूँ कि ऐसी कौन सी फाइल होती है जो अलाउ करती है जावास्क्रिप्ट को कि वो कहीं पे भी रन हो सके, मतलब सर्वर के ऊपर भी वो चल सके। तो उस टाइप की फाइल को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं हम नोड जेएस। तो ये आपने याद रखना है कि या फिर सिंपल बोलूँ कि नोड जेएस क्या करता है, अलाउ करता है। ये बेसिकली क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को परमिशन दे देता है, अलाउ कर देता है किस चीज़ के लिए, कि आप कहीं पे भी रन हो सकते हो। मतलब कहीं पे रन होने का मतलब है ये क्लाइंट पे भी चल सकता है और कहाँ पे भी चल सकता है, ये सर्वर के ऊपर भी चल सकता है। और ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि नोड जेएस कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, तो ये सर्वर के साइड भी एग्जीक्यूट होने का काम करता है। तो ये फ़ायदा होता है नोड जेएस का। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमने वेब होस्टिंग मैंने आपको बता ही दिया। वेब होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, जो आपके वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको किसी सर्वर के ऊपर डाल देते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेब होस्टिंग बोल देते हैं। छोटी टर्म्स हैं पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होता है, डोमेन मैंने आपको बता ही दिया था, ह्यूमन रीडेबल एड्रेसेस ऑफ द वेब सर्वर, उसको हम डोमेन बोल देते हैं। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, जब डोमेन की हम बात करें तो कुछ मैंने आपको स्टेटस कोड बताए हुए थे। रिवाइज करवा देता हूँ फिर से, जो हमारे पास कुछ स्टेटस कोड थे। स्टेटस कोड थे जो मैंने आपको बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था एक 404 था। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास पेज होता है वो नॉट फाउंड होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल पेज नॉट फाउंड, है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो जिसके आप रिक्वायरमेंट दे रहे हो वो वहाँ पे पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था, एक आपका 403 भी होता है। तो 403 हम कब यूज़ करते हैं, या फिर 403 कब आता है, इसमें एरर आता है क्या, फॉरबिडन। याद रखना है, जब आप 403 यूज़ करते हो तो वहाँ पे आता है एरर फॉरबिडन। और फॉरबिडन एरर का मतलब क्या होता है, या फिर सिंपल मैं बोलूँ कि जब 403 होता है जिसको हम फॉरबिडन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो सर्वर होता है वो अंडरस्टूड तो कर लेता है रिक्वेस्ट, पर आपको ऑथराइज नहीं करता है। ऑथराइज मतलब जैसे मान लेते हैं आपका ये आ गया कंप्यूटर, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लॉगिन किया, मान लेते हैं फेसबुक का पेज आ गया है, यहाँ पे अपना अपना यूज़र नेम डाल दिया और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया। जैसे आपने लॉगिन किया तो वहाँ पे आ गया आपको एरर, है ना। वो एरर आपको दिखता नहीं है, बस आपको यहाँ पे दिख जाता है कि आपका क्या है, आइदर यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, रॉन्ग है, गलत है। वो आपको यहाँ पे बस दिख जाता है, मतलब वेब पेज के ऊपर ही वहाँ पे आपको दिख जाता है कि यूज़र नेम या फिर पासवर्ड, इन दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन की आपकी गलत है। तो उस टाइम पे जो आपको एरर आता है, तो एरर के पीछे कौन सा कोड चलता है, तो वो कोड चलता है आपका 403। मतलब एक ऐसा क्या होता है, स्टेटस होता है जो कहाँ कौन देने का काम करता है, वो आपको वेब सर्वर देता है। मतलब आपने क्या किया, आपने अपना, सिंपल बोलूँ तो आपने क्या किया, आपने अपना यूज़र नेम, आपने अपना पासवर्ड, ये किसको भेज दिया, दोनों इकट्ठे करके ये आपने भेज दिए फेसबुक के वेब सर्वर के पास, है ना। तो फेसबुक के वेब सर्वर ने देखा, अच्छा यूज़र नेम तो ठीक है इसका, तो जो पासवर्ड है, पासवर्ड गलत है। तो जैसे ही पासवर्ड गलत आ गया तो उसने क्या कर दिया, आपको रिस्पॉन्स बैक कर दिया। और रिस्पॉन्स बैक में उसने क्या कर दिया, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख दिया कि आइदर आपका जो यूज़र नेम है या फिर जो आपका पासवर्ड है वो क्या है, गलत है। ओके, तो ऐसे करके जो उसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, ये तो आपको दिखती है, पर एक इन्फॉर्मेशन होती है जो इसी के साथ आती है, वो आपको दिखती नहीं है, वो होता है स्टेटस कोड, कि जो आपका कोड है वो कितना, उस मतलब उस कोड में क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो वो स्टेटस कोड कितना आ जाएगा, यहाँ पे 403 आ जाएगा। और 403 स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि सर्वर ने आपको समझ लिया, सर्वर ने क्या किया, अंडरस्टूड तो कर लिया कि आप क्या करना चाहते हो। आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाला और आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होना चाहते हो। पर सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने जो आपकी रिक्वेस्ट आई थी, द रिक्वेस्ट, बेसिकली उसने अंडरस्टूड कर लिया आपकी रिक्वेस्ट को, बट उसने क्या किया, बट रिफ्यूज़,
रिफ्यूज़ टू ऑथराइज़, उसने क्या किया, आपको रिफ्यूज़ कर दिया ऑथराइज़ करने से। इस टाइप के जो एरर्स आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, 403 एरर्स हम बोलते हैं। बाकी देखो और क्या मैंने आपको बताया था, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मैंने आपको शायद एक 200 बताया था, तो उसको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकंड। एक आपको स्टेटस कोड में बताया था 200, तो 200 का मतलब क्या होता है, तो 200 का मतलब होता है ओके। इसका मतलब है कि जो आपने वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की थी, मान लेते आपने किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की थी वेब सर्वर के पास, तो वेब सर्वर ने आपको क्या किया, वो पेज आपकी यहाँ पे भेज दिया, वेब ब्राउज़र के ऊपर भेज दिया। जैसे आपको भेज दिया, आपको तो कुछ नहीं दिखेगा, आपको ने जो देखना था वो आप देख रहे हो, पर आपके जो आपका वेब ब्राउज़र का कोड होता है, वहाँ पे एक कोड जनरेट हो जाता है, उसका कोड का नाम होता है 200, और 200 स्टैंड फॉर सक्सेस, कि जो आपने रिक्वेस्ट करी थी यूज़र ने, वो सर्वर ने उसको भेज दिया है आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो 200 क्या काम बता, मतलब क्या करने का काम करता है, ये आपको ओके करने का काम करता है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सर्वर ने आपने उसको सक्सेसफुली आपको प्रोसीड कर दिया, या फिर सक्सेसफुली आपको उसने दे दिया है। तो इस स्टेटस कोड के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपने नोट करना है। बाकी देखो यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल हमारे से यहाँ पे मिस हो गया। प्रोटोकॉल कौन सा है, एफटीपी। तो एफटीपी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वेब सर्वर में, जब हमें फाइल को अपलोड करना होता है। तो एफटीपी का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपलोडिंग वेब डॉक्यूमेंट टू द सर्वर, है ना। बेसिकली अगर हम वेब सर्वर में मुझे कोई अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, या फिर वेब सर्वर से मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है या फिर डाउनलोड करनी है, उस टाइम पे हम कौन सा एक तरीके से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो सर उस टाइम पे हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जस्ट आपके रिवीजन के लिए। बाकी देखो एफटीपी के अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लोकल होस्ट, एंड काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था, मैंने होमवर्क दिया था। तो 1 मतलब 127.0.0.1, ओके। लोकल होस्ट हम इस एड्रेस को बोलते हैं, इस आईपी एड्रेस को बोलते हैं, और काफ़ी बार इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आपका लोकल होस्ट होता है, या फिर लूप बैक एड्रेस भी हम इसको बोल देते हैं, है। इसको सम टाइम हम क्या बोल देते हैं, लूप बैक एड्रेस भी बोल देते हैं। जो आपके पास होता है ना 127.0.1, इसको हम सम टाइम क्या बोल देते हैं, लूप बैक एड्रेस। और ये कब यूज़ किया जाता है, जब आपको अपना जो एक तरीके से सर्वर होता है, या फिर जो आपका जो सिस्टम होता है उसमें इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो छोटे पॉइंट आते हैं पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो पूछ लिया जाता है कि जो आपका स्टार्टिंग पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम यूजुअली किससे सेव करते हैं, तो index.html से हम इसको सेव करते हैं। बाकी एक छोटे टर्म्स पूछे जाते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है ना। तो बैंडविड्थ क्या होती है कि अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सर्वर एंड यूज़र, उसको हम क्या बोल देते हैं, बैंडविड्थ बोल देते हैं, है ना। सिंपल अगर बोल दो, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, या फिर बोलूँ कि एक टर्म आती है कौन सी, बैंडविड्थ। वैसे तो आपने नेटवर्किंग में पढ़ी है, पर सर्वर में भी ये पूछी जाती है। तो बैंडविड्थ क्या होती है, वही चीज़ होती है जो आपने सर्वर में उसमें पढ़ी है, नेटवर्किंग में। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड किस किस के बीच में, बिटवीन, एक तो आपके सर्वर हो जाएंगे एंड यूज़र। यूज़र नहीं लिखना हो तो क्लाइंट भी आप लिख सकते हो, है ना, यूज़र, या फिर आप लिख सकते हो क्लाइंट। ओके। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप आजकल सभी मैक्सिमम बच्चे 5G यूज़ करते हैं, तो जब वो कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं ना कि 25 MB पर सेकेंड, 20 MB पर सेकेंड, है ना। इसके अलावा जिसका नेट जितना मतलब नेटवर्क के कोई जितना पास होता है, तो उसको उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ दी जाती है ना। तो जो बैंडविड्थ होती है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली कितनी जल्दी आप किसी वेब सर्वर के साथ कॉन्टैक्ट कर पाते हो। जैसे होता है ना कि आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे होते हो, तो कितनी जल्दी वो मूवी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है। तो वो क्या होती है, बेसिकली टाइप ऑफ बैंडविड्थ होती है, कि कितना आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो नेट इसमें ना वेब सर्वर के में भी पूछा जाता है, तो उसको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी देखो कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे हमने इंटरनेट पढ़ा था, इंटरनेट के अलावा ना इंटरनेट भी आता है। जैसे कि बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है किस चीज़ के बारे में, जब आप टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट तो सभी को पता है, मतलब हमारे पास जो भी ग्लोबली सारे कंप्यूटर्स हैं, किसके ऊपर, जो इसको हम, या फिर पब्लिकली हम बोल सकते हैं, जो कहाँ पे है, इंटरनेट के ऊपर है, या फिर इसको हम बोल देते हैं जो क्या है, पब्लिकली है।
तो वो सारी की सारी क्या बन जाती है, हमारे पास इंटरनेट बन जाते हैं। या फिर सिंपली एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब कलेक्शन ऑफ ऑल द डिवाइसेस विच आर ऑन वेब, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको सर हम बेसिकली इंटरनेट डिवाइसेस बोल देते हैं। या फिर समटाइम हम उनको क्या बोल देते हैं, नोड भी बोल देते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था, नोड भी हम बोल देते हैं कि जो भी सिस्टम या फिर जो भी कंप्यूटर अगर वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, या फिर इंटरनेट जैसे आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो ना, मोबाइल में जैसे अपना इंटरनेट ऑन किया, उस टाइम पे आपका मोबाइल किसकी तरह बिहेव करता है, नोड की तरह बिहेव करता है। तो जो भी डिवाइस है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोल देते हैं। तो एक इंटरनेट होता है, इसके अलावा दो और टर्म आती हैं, एक इंट्रानेट होता है और एक्स्ट्रानेट होता है। एक आ जाता है हमारे पास इंट्रानेट, एक हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रानेट। यहाँ पे इसको लिख लेना आप, एक्स्ट्रा। एक आता है इंटरनेट और दूसरा आता है एक्स्ट्रानेट। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट आप लिख सकते हो कि हमारे पास एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, हमारे पास एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। और ये बेसिकली कौन इसको यूज़ करता है, तो आप बोलेंगे कि जो प्राइवेट नेटवर्क होता है ये कोई बड़ी किसी बड़ी जो संस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं। तो इंटरनेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे मान लेते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, या फिर बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, है ना, या फिर जो बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स आ गई, जहाँ का जो डाटा है वो कहीं और नहीं शेयर होना चाहिए। या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनका जो इंटरनल डाटा है वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। उस टाइप पे एक नेटवर्क बनाया जाता है, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। वो नेटवर्क ऐसा होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो एंटरप्राइज मैंने जस्ट आपको नॉर्मल लिखवा दिया। इसके अलावा बाकी आपकी सारी कॉमन सेंस रहेगी कि सर जहाँ पे ऐसा डाटा जो किसी और बाहर पब्लिकली नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे किस टाइप का नेटवर्क बनाया जाता है, वहाँ पे इंटरनेट बनाया जाता है। तो आप सिंपली इसको नोट कर सकते हो, एक इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं और ये क्या करता है, फंक्शनिंग लाइक, काम तो इंटरनेट की तरह ही करता है, पर बेसिकली कहाँ पे करता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी बिल्डिंग के अंदर, उसी बिल्डिंग के दायरे के अंदर वो काम करता है। तो फंक्शनिंग इसकी सेम रहती है, फंक्शनिंग सेम एज इंटरनेट। काम तो सेम ही करेगा, पर क्या करेगा, अपने प्राइवेट एरिया में ही करेगा। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, इंट्रानेट बोल देते हैं। बाकी देखो एक्स्ट्रानेट क्या होता है, तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये बेसिकली एक इंट्रानेट ही होता है। ये भी टाइप ऑफ इंटरनेट ही होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रानेट। आप समझ जाएगा ना इंटरनेट क्या होगा, बेसिकली जो प्राइवेट नेटवर्क होगा, बट इसमें क्या फैसिलिटी होती है तो वो नोट करेंगे आप। बट इट्स द टाइप ऑफ इंटरनेट इन दैट कैन बी partially accessed by authorized authorized outside user, आउटसाइड यूज़र। अब देखो एक्स्ट्रानेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कोरोना टाइम की, है ना। कोरोना टाइम पे आप सभी को पता था, मैक्सिमम जो जो मतलब वर्कर थे जो प्राइवेट जॉब करते थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया था, वर्क फ्रॉम होम किया था। अब देखो मान लेते हैं कि कोई इंटेल कंपनी आ गई, सोच कर लेते हैं, ये आ गई हमारे पास कौन सी कंपनी, इंटेल कंपनी। अब इंटेल कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मान लेते हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं, और कोरोना आ गया, वो सारे चले गए अपने अपने घर। अब कंपनी क्या होगी, कंपनी के अंदर तो मान लेते हैं कि जो वहीं पे रहने वाले एम्प्लॉय थे वो तो वहीं पे रहे, जो भी 10-12 एम्प्लॉय थे, पर मैक्सिमम जो एम्प्लॉय थे वो कहाँ पे चले गए, इस नेटवर्क से बाहर चले गए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना एक इंट्रानेट बनाया हुआ था कि इस नेटवर्क के अंदर ही जो भी होगा, जो एम्प्लॉई हैं इसी नेटवर्क के अंदर काम करेंगे, इसके बाहर वो काम नहीं करेंगे। पर जैसे ही कोरोना आया तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे कुछ यूज़र को कहाँ जाना पड़ा, अपने घर जाना पड़ा। तो जैसे वो अपने घर चले गए, फिर भी उनको क्या दिया गया, उनको ऑप्शन दिया गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो वर्क फ्रॉम होम कब पॉसिबल होगा, सर हम उस नेटवर्क में है ही नहीं, मतलब हम उस जगह में है ही नहीं जहाँ पे हम उस नेटवर्क को यूज़ कर सकें, पर फिर भी हम उस नेटवर्क में जाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो उस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसको हम एक्स्ट्रानेट बोल देते हैं। मतलब आपको क्या किया गया है, आपको पार्शियली एक्सेस दिया गया है, किसके लिए, कि आप जो मेरा प्राइवेट नेटवर्क है आप उसमें आके अपना काम कर सकते हो। तो वही लिखा है कि ये भी एक्स्ट्रानेट क्या होता है, टाइप ऑफ इंटरनेट ही होता है, मतलब ये भी प्राइवेट नेटवर्क ही होता है। पर किसी वजह से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको आपके नेटवर्क के अंदर काम करना होता है, तो उनको काम करने के लिए परमिशन दी जाती है।
तो उस टाइप का जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई भी होगा जो यहाँ का पूरा नेटवर्क संभाल संभाल रहा होगा, उसने क्या किया होगा, उसको पता होगा ये आप हो, मतलब जो 4 पर्सन बाहर चले गए हैं कोरोना के टाइम, इनको क्या दिया होगा, इनको कंपनी के द्वारा अपने कंप्यूटर दिए होंगे या फिर लैपटॉप दिए होंगे। तो इन लैपटॉप के जो मैक एड्रेस होते हैं या फिर जो इनका फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट एड्रेस, जो कभी भी बदलता नहीं है, तो क्या किया जाता है कि हम जो एक्स्ट्रानेट होता है उसमें जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका मैक एड्रेस होता है उस मैक एड्रेस को क्या करते हैं, एलो कर देते हैं कि अगर कोई भी कंप्यूटर जिनका मैक एड्रेस, मान लेते हैं कि जो कंप्यूटर नंबर 1 था इसका मैक एड्रेस था 1, कंप्यूटर नंबर 2 का मैक एड्रेस था 2, 3 का आगे 3 और 4 का आगे 4। तो जब भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है इंटेल कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, इनका मैक एड्रेस कि मशीन या फिर जो लैपटॉप कंपनी के द्वारा दिया गया है वही नेटवर्क, मतलब वही लैपटॉप है कि कोई और तो नहीं है। अगर कोई और होगा ना तब वो उसके साथ कनेक्ट नहीं करेगा, सिंपल बात, वो उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसके लिए वो क्या होगा, उसके लिए वो होगा एक्सटर्नल, कोई और यूज़र होगा, वो हमारी कंपनी का यूज़र नहीं होगा। तो जब इस टाइप का जो नेटवर्क बनाया जाता है ना, ताकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि बाहर के यूज़र भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं पर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ा एक तरीके से थोड़ा-सा उनको बेनिफिट दिया जाए। तो उस टाइप का जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको एक्स्ट्रानेट बोला जाता है। तो काफ़ी बच्चों को ना इसका डाउट होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताया क्योंकि ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली होती हैं। जैसे कल को मान लेते हैं जिन बच्चों को प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट है या फिर जो चाहते हैं कि उनको मतलब ऐसी वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर करना है, तो उनको आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोई कंपनी आपको अलाउ करती है उनके नेटवर्क में आने के लिए या फिर उनके नेटवर्क में जाने के लिए। तो सारे पॉइंट है जो एग्ज़ाम में ना पूछे जाते हैं। बाकी देखो इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग पता आती है, जहाँ पे हम डाटा वगैरह होता है उसको हम किसी सर्वर पे सेव करते हैं और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे अमेज़न का पूछा जाता है कि अमेज़न का क्लाउड सर्वर कौन-सा है? तो उसको हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस, है ना? अमेज़न वेब सर्विस जिसको हम बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं न कहीं ना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे वो। एक क्वेश्चन था कि अ प्रॉक्सी सर्वर एक्ट एज़, एक सर्वर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी सर्वर। तो देखो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? तो प्रॉक्सी सर्वर आप ऐसे बोलेंगे कि सर ये हमारे पास इंटरमीडिएटरी का काम करता है, किस-किस के बीच में? क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में। अगर बात कर लेता हूँ, मेरा अगर कोई क्लाइंट आ गया और ये मेरा आ गया इंटरनेट, इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक मीडियोकर का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है कि जो भी डाटा है वो पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास दूंगा मैं, प्रॉक्सी सर्वर मेरे बिहाफ पे डाटा आगे भेजेगा, और कोई भी डाटा अगर इंटरनेट पे मेरे कंप्यूटर में आएगा तो पहले वो प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगा, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू फिर वो मेरे पास आएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर ने यहाँ पे क्या काम किया सर, वो इंटरमीडिएट का काम किया, है ना? जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर किसी की मैरिज हो रही होती है तो मैरिज होने टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक बिचौली है जो क्या करता है, लड़का और लड़की की फैमिली मेंबर्स को आपस में क्या करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है। मतलब लड़के वाले भी बिचौली को बोलते हैं और लड़की वाले भी बिचौली को बोलते हैं, अगर कोई भी उन्हें कम्युनिकेशन करनी होती है। तो वही प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एक बिचौलिया होता है किस किसके बीच में, जो हमारा क्लाइंट होता है ना? क्लाइंट मतलब आपका कंप्यूटर या फिर वेब ब्राउज़र, और जो आपका इंटरनेट होता है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करनी होती है, मतलब डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। तो इंटरमीडिएट का जो काम करता है, ओके, तो वो कौन काम करता है, बेसिकली वो आपका प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। तो देखो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल लेने पड़ते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, प्लस आपको चीज़ों में इंटरेस्ट भी आए, है ना? रटने के लिए तो आप रट सकते हो सारी चीज़ें, पर आपको ये चीज़ें याद करनी है, रटनी कोई भी चीज़ें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, कॉपी पे नोट कर लेनी है। देन हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेब ब्राउज़र इज़ एन एग्जांपल। तो वेब ब्राउज़र किसका एग्जांपल है? तो सर इट इज़ अ टाइप ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पे वैसे नहीं लिखा है, यहाँ पे क्लाइंट नहीं लिखा है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा, हमने उसको बोला बार-बार क्लाइंट। पर एक क्लाइंट को आप खुद समझो ना, क्लाइंट क्या होगा? एक यूज़र के बिहाफ पे एजेंट होगा, मतलब यूज़र का क्या होगा, एजेंट। मतलब आप तो क्या कर रहे हो, आप सिंपल क्या बोल रहे हो, अपने वेब ब्राउज़र को बोल रहे हो कि मैंने तुझे ये काम दिया, तू बस मेरे बिहाफ़ पे वो काम कर दे। तो वेब ब्राउज़र क्या होगा यहाँ पे? आपका एजेंट हो गया। मतलब आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी ना, वो इंस्ट्रक्शन यूज़, मतलब जो वेब ब्राउज़र था उसने उसको समझा और उसके बिहाफ़ पे, आपके बिहाफ़ पे क्या किया उसने, आगे रिक्वेस्ट भेज दी। तो क्लाइंट या फिर वेब ब्राउज़र क्या हो जाता है, एक टाइप ऑफ यूज़र एजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली जब आप नेटवर्किंग या फिर
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ते हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वहाँ पे जो आपका वेब ब्राउज़र होता है वो एक्ट करता है एज़ अ यूज़र एजेंट, है ना? या फिर सिंपली मैंने यूज़र बोला था, फिर क्लाइंट बोला था। तो क्लाइंट को समटाइम हम क्या बोल सकते हैं, यूज़र एजेंट भी बोल सकते हैं। बाकी सर्वर तो मैं आपको बता ही दिया था कैसे वो वर्क करता है, तो वो सारी चीज़ें सेम ही हैं। बाकी और क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो वे भी हमारे पास एक वेब ब्राउज़र आ जाता है ना? जैसे सिंपल बोलूँ कि ऐसा कौन-सा सॉफ्टवेयर है या फिर कौन-सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मुझे अगर क्या करना है, मुझे एक्सेस करनी है इन्फॉर्मेशन। एक्सेस क्या करनी है? इन्फॉर्मेशन। सर कहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है? मुझे बेटा वर्ल्ड वाइड वेब से मुझे क्या करनी है? इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है। तो मुझे उसके लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ऑब्वियसली सर हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो विदाउट वेब ब्राउज़र मैं किसी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकता हूँ, है ना? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी देखो और क्या-क्या क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इसी से मिलते-जुलते। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि एक बार ना क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो वेब ब्राउज़र होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? तो आप बोलेंगे कि सर वेब ब्राउज़र इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वेब ब्राउज़र किसके लिए बनाया गया है? वेब ब्राउज़र बनाया गया है कि आप इंटरनेट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उसका जो रिस्पॉन्स है उसको अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर देख सकते हो। बाकी कोई चीज़ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो एक क्या होता है पर्टिकुलर काम के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई जाती हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो वेब ब्राउज़र इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा एक सिंपल मैं क्वेश्चन पूछूँ क्योंकि आप एचटीएमएल लैंग्वेज मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ी होगी या फिर जो बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन-सा एचटीएमएल टैग है जो डिक्टेट करता है किस चीज़ को? हाउ द ब्राउज़र रेंडर्स द पेज व्यू पोर्ट ऑन मोबाइल डिवाइसेज़। सिंपल अगर मैं इसको ज़्यादा टेक्निकली नहीं रखूँ, अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, क्योंकि काफ़ी जो बच्चों ने लाइन सुन के ना बच्चों का आधा ब्रेन कन्फ्यूज़ हो गया होगा। सिंपल मैं आपको पूछ लेता हूँ, जैसे आप कंप्यूटर में ओपन करते हो अपनी वेबसाइट, तो आपको बड़ी अच्छी दिखती है, बड़ी-बड़ी दिखती है। पर जैसे आप उसको मोबाइल में खोलते हो, है ना? तो मोबाइल में वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना? तो ऐसे से ऐसे जो कन्वर्ट होता है, इस चीज़ को हम बोल देते हैं व्यू पोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। समझ आ गया कि मो डेस्कटॉप या फिर जो आपका कंप्यूटर है या फिर उसको मैं पीसी बोल देता हूँ। पर्सनल कंप्यूटर में आपको वो अलग तरीके से दिखेगा। वहीं जो आपका मोबाइल है उसमें वो अलग तरीके से दिखेगी जो आपकी वेबसाइट है ना? मान लेते हैं वेबसाइट है एबीसी, तो यहाँ पे एबीसी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, पर कंप्यूटर में वेबसाइट आपकी ऐसे दिख रही है, एबीसी ऐसे दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका क्या हो गया व्यू पोर्ट चेंज हो गया। तो मैं सिंपल अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि ऐसा कौन-सा एचटीएमएल टैग है? सिंपल मैंने बोला ऐसा कौन-सा एचटीएमएल का टैग है जो क्या करता है डिक्टेट करता है ना? डिक्टेट करने का मतलब है ना कि जो अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है कि आप मोबाइल पे चला रहे हो कि आप कंप्यूटर पे वेबसाइट ओपन कर रहे हो, है ना? डिक्टेट करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है? अंडरस्टैंड क्या करोगे ऑब्वियसली कि आप उसको कंप्यूटर के ऊपर खोल रहे हो या फिर आप उसको मोबाइल के ऊपर खोल रहे हो, किस चीज़ को खोलोगे सर? वेबसाइट को ही खोलोगे। तो डिक्टेट करता है या फिर अंडरस्टैंड करता है किस चीज़ को? हाउ द ब्राउज़र रेंडर, है ना? रेंडर मैंने आपको बताया था ना कि समझना कि जो आपका एचटीएमएल पेज है उसको मुझे कैसे दिखाना है। तो हाउ द ब्राउज़र रेंडर द पेज व्यू पोर्ट कि पेज है वो कैसा दिखेगा यूज़र को, मोबाइल में कैसा दिखेगा और कंप्यूटर पे कैसे दिखेगा। तो सिंपल मैं ये देता हूँ पेज व्यू पोर्ट ऑन आइदर मोबाइल और पीसी। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन-सा हम टैग यूज़ करते हैं? क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि सर कौन-सा हम टैग है जो ये सारा चीज़ हमें करके देता है? जो ये सारी चीज़ आपने सर लिखी ना, तो ये सारी चीज़ कौन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करता है? उस टैग का नाम आता है मेटा टैग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है और एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, मेटा टैग। इसको आप नोट कर सकते हो मेटा टैग को। तो मेटा टैग ऐसा टैग होता है जो बेसिकली जो व्यू पोर्ट होता है उसको डिक्टेट करने का काम करता है कि आप अपनी वेबसाइट मोबाइल में खोल रहे हो कि अपनी वेबसाइट कंप्यूटर पे खोल रहे हो। अगर मोबाइल में खोल रहे होगे तो मोबाइल में आपको कोड या फिर जो आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है वो आपको कैसा दिखेगा। वहीं अगर आप कंप्यूटर में ओपन कर रहे हो तो आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आपको कैसे दिखेगा। तो वो चीज़ समझा के
ब्राउज़र से उसको इम्प्लीमेंट करवाना या फिर रेंडर करवाना, वो किसकी हेल्प से किया जाता है? मेटा टैग की हेल्प से किया जाता है। तो ये भी छोटे पॉइंट है पर एग्ज़ाम में ये सारे पूछे जाते हैं। बाकी देखो छोटे-मोटे अगर हम और रिवीज़न कर लेते हैं, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि फर्स्ट जो हमारे पास ग्राफ़िकल यूज़र वेब ब्राउज़र था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोज़ैक। वी ऑलरेडी डिस्कस इट, है ना? बाकी मोज़िला फ़ोर्स आ गया, है ना? मोज़िला फ़ोर्स आपको पता है टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र है। इसका मैंने आपको बताया था कि मोज़िला जो फ़ायरफ़ॉक्स है ना, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, इसको बनाया किसने है? तो सर मोज़िला फाउंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया है ना? इसको आप पूरा लिख लेना, मोज़िला फाउंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया हुआ है। तो मोज़िला जो फ़ायरफ़ॉक्स जो ब्राउज़र है, जैसे मैंने आपको अलग बताया था ना, जैसे एज हो गया या फिर गूगल क्रोम हो गया, ये क्रोमियम इंजन का यूज़ करते हैं या फिर क्रोमियम बेस्ड ये हमारे पास क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो जो हमारे पास मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है सर, ये कौन से रेंडरिंग इंजन का यूज़ करता है ना? रेंडरिंग करने का मतलब है कि ऑब्वियसली ये करेगा एचटीएमएल पेजेस को कन्वर्ट कर देगा यूज़र के बिहाफ़ पे कि यूज़र को वो कैसे दिखेगा, तो उसको हम रेंडरिंग बोलते हैं। तो ये कौन-सा रेंडरिंग इंजन यूज़ करता है? तो इसको आप नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको बोलते हैं हम गेक्को, GECKO हम इसको बोलते हैं गेक्को। ओके, तो ये मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स का क्या है? अपना रेंडरिंग इंजन है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काइंडली नोट इट। बाकी देखो एप्पल सफारी का मैंने वैसे बताया ही था, जैसे हमने इसका देखा ना मोज़िला का, तो वैसे मैंने आपको एप्पल के बारे में बताया था कि एप्पल का भी अपना एक रेंडरिंग इंजन होता है। तो पूरा लिखूँगा मैं, सिंपल यहाँ पे लिखूँगा REND, बाकी आप पूरा लिख लेना रेंडरिंग इंजन। तो एप्पल का जो रेंडरिंग इंजन था उसका नाम था वेबकिट। जस्ट आपकी रिवीजन के लिए, तो ये आपने नोट करनी है सारे पॉइंट। बाकी गूगल का मैंने बताया था, है ना? गूगल का जैसे ब्लिंक था, पर गूगल काम किसके ऊपर करता है या फिर गूगल कौन से उस पे बना है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बना है? तो क्रोमियम के अंदर बना वो भी, तो वो भी नोट कर सकते हो। क्योंकि ना जो रेंडरिंग इंजन होता है ना, इनके क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम गूगल की बात कर लेते हैं। तो गूगल जो क्रोम है, ये कौन सा रेंडरिंग इंजन यूज़ करता है? तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, RE, है ना? RE स्टैंड फॉर रेंडरिंग इंजन। तो ये कौन सा रेंडरिंग इंजन यूज़ करता है? इसका नाम आता है ब्लिंक। समझ आ गया ना? वेबकिट कौन यूज़ करता है, गेक्को कौन यूज़ करता है, ब्लिंक कौन यूज़ करता है। इसके अलावा जो हमारे पास बात कर लेते हैं, अगर मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि जो हमारे पास विंडो 11 है या फिर जो विंडो 10 है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं? तो आप बोलेंगे सर उसमें हम यूज़ करते हैं एज का। तो आज याद रखना है, जो हमारे पास विंडोज़ 10 या फिर विंडो 11, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एज का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। बाकी देखो और क्या क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोड अपने ब्राउज़र में ऐड करते हो, क्या कर रहे हो आप? कोई एक्स्ट्रा कोड, तो कोड ना बोलूँ तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड कर रहे हो। ब्लॉक किस चीज़ का? या फिर सिंपली आप ऐसे बोलो, एक्स्ट्रा आप ऐड ऑन कर रहे हो, है ना? तो ऐड ऑन आप किस चीज़ का कर रहे हो? बेसिकली सर कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक ऑफ कोड। इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम एक्सटेंशन बोल देते हैं। एक्सटेंशन, और समटाइम इनको लिखा जाता है प्लगइन्स। तो कुछ भी लिखा होगा तो उसको आपने क्या करना है? नोट करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में ना कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो सारे आपको चीज़ें पता होना चाहिए। बाकी देखो गूगल क्रोम में या फिर आजकल तो मैक्सिमम सभी में आ ही गया है ब्राउज़र में, एक हम बोलते हैं प्राइवेट विंडो। तो प्राइवेट विंडो हम किसको बोलते हैं? तो सर जो हमारे पास इनकॉग्निटो मोड होता है, इनकॉग्निटो मोड, उसी को हम समटाइम क्या बोल देते हैं? प्राइवेट विंडो भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में ना पूछे जाती हैं, तो इनको क्या करना है? आपने सभी ने नोट कर लेना है। बाकी तो मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ही ली हुई हैं। बाकी इसके अलावा आपको कुछ लगता है, कुछ रह गया हो, तो वो भी आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो। देन हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ARPANET, एन एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क दैट वाज द फॉररनर ऑफ द इंटरनेट स्टैंड फॉर। बेसिकली ARPANET की यहाँ पे क्या पूछी गई है? फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ARPANET हम किसको बोलते हैं? ARPANEट हम बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, है ना? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, है ना? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी हम क्या बोल देते हैं? नेटवर्क हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो ARPANEट की अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा कोई चीज़ें हैं उनको हम ऐड नहीं करेंगे। तो ARPANEट मैंने पहले बताया था, ये क्या हमारे पास वर्ड का फर्ला नेटवर्क था, ठीक है? वर्ड का ये हमारे पास क्या है?
फर्स्ट नेटवर्क है। फर्स्ट तो ये पॉइंट पूछा जाता है। बाकी आर्पानेट था क्या, या फिर जो आपका आर्पानेट था वो कौन से मतलब नेटवर्किंग मोड पे काम करता था। मैं बात करूँ कि कौन से वो नेटवर्किंग मोड के ऊपर काम करता था, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता था। ये ना एक बार पूछा गया था एग्जाम में और बच्चों को पता नहीं था इसके बारे में। तो पैकेट स्विचिंग के ऊपर कौन सा नेटवर्क था, दो वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क था जो पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता था, तो हमारे पास आर्फा नेट था। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ लो कि आर्फा नेट कौन से नेटवर्किंग मोड के ऊपर काम करता था। तो नेटवर्किंग मोड की जगह कुछ भी एग्जाम में टर्म डाल सकता है ना, वो उसकी मर्जी है, वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर अगर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा ना पैकेट स्विचिंग, तो इसका मतलब है नेट जो एग्जामिनर है वो आपसे इसी की ही डिमांड कर रहा है कि पैकेट स्विचिंग क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो सर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलो अल्फानेट चलो आया है, तो अल्फानेट बेसिकली किसने इसको फंड तो किया होगा ना, या फिर किसी ने तो इसको बनाया होगा ना। तो आपने याद रखना है कि बेसिकली इसको जो फंड थी ना, यूएसए ने इसको काफ़ी फंड किया था अल्फानेट को। पर ये बेसिकली बनाया किसके लिए, हम तो किसी न किसी के लिए तो बनाया जा रहा होगा ना। तो ये बनाया जा रहा था, या फिर बनाया जा रहा था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, तभी इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पे, आर्फा। ओके, समझ आ गया। कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसके द्वारा बेसिकली, या फिर उसको फंड किया गया था यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा एक पहला नेटवर्क बनाया गया था, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क था। और कौन से सिद्धांत के ऊपर वो काम करता था, या फिर कौन से नेटवर्किंग मोड के ऊपर काम करता था, वो पैकेट स्विचिंग के ऊपर वो काम करता था। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये आपने नोट कर लिया। अब देखो कन्फ्यूज़न कहाँ पे क्रिएट होती है, जब हम बात कर लेते हैं टीसीपी आईपी की। ये मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, वो भी आप नोट करेंगे। मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच वाज द फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। एक बार ना क्वेश्चन यही था, आर्फानेट का ही था, पर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया था। तो अब मैं सिंपल बोलूँ कि फर्स्ट नेटवर्क, देखो कीवर्ड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर बच्चों को फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो कैसी होती है। एग्जाम ने डाल दिया फर्स्ट नेटवर्क, जिसने क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। इम्प्लीमेंट किया था किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था सर, उसने इम्प्लीमेंट किया था टीसीपी आईपी को, है ना। टीसीपी आईपी क्या है, टीसीपी आईपी से हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, या फिर प्रोटोकॉल सूट बोल देते हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल सूट तब बोलते हैं क्योंकि सूट क्या होता है, सूट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब सेट ऑफ, मतलब एक तरीके से बंडल होता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स का बंडल होता है। तो टीसीपी आईपी भी क्या है, एक सेट ऑफ या फिर बंडल ऑफ प्रोटोकॉल्स है। तो इन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था एक फर्स्ट नेटवर्क के ऊपर, तो वो नेटवर्क का नाम क्या था, तो बेसिकली उसका नाम भी क्या होगा, उसका नाम आल्फा नेट हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा गया था। देखो घुमा के क्वेश्चन डाला गया था, पर आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी फर्स्ट नेटवर्क की बात होगी तो वो आल्फा नेट ही होगा। अच्छा सर अल्फा नेट ये तो हमने चलो बता दिया, पर ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि इसको कौन से साल में लॉन्च किया गया था। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अल्फा नेट आया था हमारे पास, अगर एग्जैक्ट नहीं दिया होगा तो वो 1960 लिखेंगे। अगर एग्जैक्ट पूछा होगा कि आप हमें एग्जैक्ट बताओ, तो आप बोलेंगे सर वो 1969 में आया था। क्योंकि मैक्सिमम ना ऑप्शन में यही दिया जाता है 1950s, 1960s, 1970s। तो अगर उस वे में दिया होगा तब आप बोलेंगे 1960s में आया था। पर अगर एग्जैक्ट पूछा होगा तो वो 1969 आपने याद रखना है। बाकी प्राइमरी कम्युनिकेशन मेथड पता ही है ना, अल्फानेट ने किसका यूज़ किया था, है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर फर्स्ट नेटवर्क मोड कौन सा यूज़ किया था, पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया गया था। बाकी किसके द्वारा इसको फंड किया जा रहा था, तो बेसिकली डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, है ना, यूएसए इसको फंड कर रही थी अपनी एजेंसी को। तो कुछ पॉइंट आते हैं जो इसके बारे में पूछे जाते हैं। बाकी देखो और बात कर लेते हैं कि टीसीपी आईपी जैसे हम बात कर लिया ना यहाँ पे, तो फादर ऑफ इंटरनेट भी बोल देते हैं हम इसको। और साथ में बोल देते हैं कि ये वही पर्सन है जिसने क्या किया था, टीसीपी आईपी को इन्वेंटिंग किया था, है ना। तो वो कौन से पर्सन बन जाते हैं, वो हमारे पास विंट सर्फ बन जाते हैं। तो काफ़ी बार पूछा जाता है, एक तो मेरे से ना हर बार इनके स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। इनको हम बोल देते हैं विंट, ठीक है, विंट सर्फ हम इनको बोल देते हैं। ये क्या है बेसिकली, इनको बोल देते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट। तो आपका होमवर्क रहेगा सिंपल, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस
कौन थे। देन आपका सेकंड नंबर का होमवर्क, फादर ऑफ एआई, फादर ऑफ एआई। थर्ड होमवर्क रहेगा आपका हु इन्वेंट मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर। ठीक है, 3 आपके होमवर्क रहेंगे। छोटे होमवर्क का, ज़्यादा टफ नहीं है, पर इसको क्या करना है आपने अच्छे ढंग से कमेंट करना है। तो विंड सर्फ क्या थे हमारे पास, फादर ऑफ इंटरनेट थे। और साथ ही साथ इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जो TCP/IP हम प्रोटोकॉल यूज़ करते थे ना ARPANET में, इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया था। तभी इनको हम क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट बोल देते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से क्या हुआ था, जो एक्चुअल में नेटवर्क था वो बना था। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इन्होंने क्या किया था, साथ ही साथ इन्होंने को इन्वेंट किया था। एक तो इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं, साथ इनको हम क्या बोलते हैं, को इन्वेंटर भी बोल देते हैं, या फिर को इन्वेंटिंग किसके हमारे पास TCP/IP के। तो वो भी कौन बन जाते हैं, वो भी हमारे विंड सर्फ बन जाते हैं। तो एक चीज़ होती है उनके साथ ना, जो मल्टीपल चीज़ें होती हैं वो अपनी अंडरस्टैंड करनी होती हैं, ताकि आपका जो एक ब्रॉड आइडिया होता है एक टॉपिक के बारे में। बाकी यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और आपने जो कमेंट है वो तो करना ही है, वो आपका होमवर्क है जो। बाकी देखो, सबसे पहले एक बार ना क्वेश्चन पूछा गया था, चलो सर आपने नेटवर्क तो बना दिया। ऐसे होता है ना कि बच्चों में एक्साइटमेंट होती है कि सर हमने नेटवर्क तो अपना बना दिया, हम अपने दोस्त को मैसेज करेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो ARPANET के द्वारा सबसे पहला मैसेज कौन सा भेजा गया था। तो अगर बात कर लेते हैं कि ARPANET ने क्या किया था, जो फर्स्ट मैसेज भेजा था, तो वो फर्स्ट मैसेज क्या था, तो वो फर्स्ट मैसेज था एलो। याद रखना है, फर्स्ट मैसेज का नाम था एलो, है ना। एलो बेसिकली क्या था, बेसिकली लिखना तो वो लॉगिन चाहते थे, था क्या वो, तो एक्चुअल में उनका काम क्या था, वो लिखना चाहते थे लॉगिन, है ना। वो लिखना चाहते थे लॉगिन, पर क्या हुआ, जैसे एलो सेंड हुआ उसके बाद सिस्टम क्रैश हो गया, तो GIN आगे सेंड ही नहीं हुआ। ऐसे बोलते ना कि मतलब बड़ा तुम लोगों ने नेटवर्क बना दिया, पर जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो तो गई नहीं। पर देखो फिर भी सोचो ना, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने LO तो भेज दिया ना, मान लेते हैं GIN तो भेजा नहीं गया, पर आप खुद सोचो ना कि छोटी सी टेक्निकल दिक्कत की वजह से ऐसा तो नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हुआ। ऑब्वियसली वो सर सक्सेस तो हो गया था ना, LO तो गया था। तो यही चीज़ एक बार एग्जाम में कुछ पूछी गई थी कि आपका जो नेटवर्क जो बनाया गया था, और बिफोर जो उनका सिस्टम था वो क्रैश होने से पहले जो उन्होंने मैसेज भेजा था, वो मैसेज क्या था, वो मैसेज था एलो, मतलब टोटल लॉगिन था पर एलो ही सेंड हुआ था वहाँ पे। तो ये भी सारी चीज़ आपने नोट करनी है। अच्छा, हम ये तो बात करें ARPANET की, कि ARPANEट काम करता था ना पैकेट स्विच के ऊपर, पर ARPANEट से पहले भी एक हम यूज़ करते थे। तो आप लिखेंगे कि हम अगर बात कर लेते हैं बिफोर पैकेट स्विच, बिफोर पैकेट स्विच नेटवर्क, इससे पहले हम किसका यूज़ करते थे। ठीक है, हम किसका यूज़ करते थे, या सिंपल लिखूँ हम यूज़ करते थे सर्किट स्विचिंग का, सर्किट स्विचिंग का हम यूज़ करते थे। तो आपने याद रखना है कि अगर पैकेट स्विचिंग से पहले का पूछा जाएगा तो आप याद करेंगे कि हम किसकी बात करते हैं, हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं। और सर्किट स्विचिंग आपने कहाँ पे देखा होगा, जो आपके पुराने मोबाइल फ़ोन है, जैसे लैंडलाइन जो होते थे, है ना। तो जो लैंडलाइंस होते हैं वो किसका एग्जाम्पल आ जाता है, आपका एक तरीके से सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल आ जाता है। एक्चुअली में अगर आपको इसको समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं ये आ गई हमारे पास एक मशीन, ओके। मान लेते हैं एक मतलब कॉलोनी है, उसमें 12 घर हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, ठीक है। वैसे ही 5, 6, 7, 8, फिर यहाँ पे 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे आ गया 13, 14, और यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे आ गया 16। अब क्या किया जाता है, जब हम सर्किट स्विचिंग की बात की जाते हैं, तो जो हर एक पर्सन है उसको क्या दिया जाता है, एक एक तार उसके टेलीफोन के लिए दी जाती है ना। तो मान लेते हैं ये हमारे पास आ गई BSNL की एक्सचेंज, ठीक है। BSNL ने क्या किया, उन्होंने अपने जो सेटअप था वो सारा कर लिया, इसके थ्रू जिन जिन पर्सन ने बोला कि हमें अपना लैंडलाइन लगवाना है, उनके घर तक उन्होंने क्या कर दी, तारें बिछा दी। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये तार यहाँ पे बिछा दी, ये तार इसके लिए आ गई, ये दूसरे के लिए आ गई, फिर ये तीसरे के लिए आ गई, फिर ये हमारे पास चौथे के लिए आ गई, वहीं फिर नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास, ये हमारे पास पाँचवें के लिए आ गई, फिर अगली हमारे पास इसके लिए आ गई तार, फिर अगली इसके लिए आ गई। मतलब हर एक जो सेक्शन देख रहे हो ना, हर एक सेक्शन क्या हो रहा है, हर एक अलग अलग नए नए यूनिक बंदे को दिया जा रहा है। ऐसे करके क्या कर दिया, एक पूरा पूरा सर्किट यहाँ पे बना दिया।
अच्छा ठीक है सर, सर्किट आपने बता दिया। अब इसका मतलब क्या क्यों बनाया है इसको? अब देखो मान लेते हैं कि जो नंबर 1 का जो घर का ओनर था, इसको कॉन्टैक्ट करना था नंबर 8 वाले को। तो नंबर 8 वाला मतलब ये आ गया मान लेते हैं। तो इस टाइम पे क्या किया जाता था, इस टाइम पे अब देखो आपको क्या करना है, जैसे आप पज़ल नहीं सॉल्व करते थे, आपको क्या करना है, अब सर्किट कंप्लीट करना है। इस कंप्यूटर को आपको किससे कनेक्ट करना है? इस कंप्यूटर को आपको किससे कनेक्ट करना है? इस कंप्यूटर को आपको सर जो 8 नंबर वाला कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट करना है। तो इसी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर हमें इनको आपस में कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो कैसे करवाएँगे कनेक्ट? कि सर जो इसकी तार आ रही है, इसकी तार कहाँ पे आ रही है? सर यहाँ पे आ रही है, और जो ऊपर वाले की तार है, इसकी तार यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक ह्यूमन होता था, पर्सन होता था। वो क्या करता था? वो देखता था कि जो फ़ोन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो फ़ोन आ रहा है नंबर 1 वाले घर से, और ये फ़ोन किसको डायल कर रहा है? ये डायल कर रहा है नंबर 8 वाले को। तो इस टाइम पे जो ये फर्स्ट पर्सन होता था वो ये करता था, इस तार का कनेक्शन इस तार के साथ कनेक्ट कर देता था, जॉइन कर देता था। जैसे ये कनेक्शन यहाँ पे एक्चुअल में जोड़ देता था, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जो दूसरा पर्सन था यहाँ पे क्या हो जाती थी, रिंग होती थी कि आपको क्या हो रहा है, फ़ोन आ रहा है। तो ऐसे करके क्या होता था, पूरा का पूरा सर्किट स्विचिंग था वो काम करता था। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें समझनी होती हैं कि सर्किट स्विचिंग कैसे काम करता था। तो बस आपको थोड़ा ग्राफिकल में बताने का मोटिव यही है ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लैरिफ़ाई हो पाएँ। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ने बनाया था। अल्फ़ानेट ने और जो वर्ल्ड वाइड वेब थे, क्या वो एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए थे? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब था वो 1989 में ही आ गया था। हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब था वो 1989 में ही आ गया था। पर जो हमारे पास अल्फ़ानेट था वो काफ़ी पहले आ गया था। ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं जब नेट आया होगा तभी तो हम वो वेबसाइट देख रहे होंगे, चला रहे होंगे, नहीं। पहले आपका नेटवर्क आया था, उसके काफ़ी बाद जाके आपका वर्ल्ड वाइड वेब बना था। तो वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में बना था, और जो आपका आर्पानेट था ये कब बन गया था, वही मैंने आपको बताया था 1969 में ये बन गया था। या फिर अगर वैसे नहीं लिखा होगा तो 1960 लिखा होता है ऑप्शन में। दोनों आपने नोट करने हैं। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जहाँ पे डाउट आपको क्रिएट होते हैं। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, एक जैसे अल्फ़ा नेट हो गया, ये नेट हो गया, तो एक टर्म आती है अर्नेट की। तो अर्नेट की ना फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्योंकि ये भी हमारे पास ना इंडिया का नेटवर्क है एक हमारे पास क्या है, अर्नेट, ठीक है। अर्नेट क्या है, बेसिकली एक हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा ना एक अपना नेटवर्क है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं या फिर जो गवर्नमेंट की जो फर्म्स होती हैं ना, वो क्या लेते हैं, डोमेन वगैरह लेती हैं यहाँ से अर्नेट के थ्रू। तो अर्नेट आप याद करेंगे, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। रिसर्च नेटवर्क तो जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको एक तरीके से नेटवर्क प्रोवाइड करना या फिर उनका जो नेटवर्क है उससे डील करना, तो वो कौन करता है, अर्नेट करता है। तो कुछ छोटे पॉइंट होते हैं पर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बाकी देखो अगर मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आर्पानेट तो चलो आ गया था, पर आर्पानेट से जैसे हम हमारा जो मॉडर्न इंटरनेट था, है ना, उसके ऊपर जैसे हम शिफ्ट हुए, बेसिकली हम 1983 में एक्चुअल में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ये चीज़ तो हमने पढ़ ली थी, जो मैंने आपको बताया था ना कि हमने टीसीपी/आईपी हमने यूज़ किया था आर्पानेट में, सबसे पहले हमने इम्प्लीमेंट किया था। वो जो हमारे पास मॉडर्न नेटवर्क था वो काफ़ी सिक्योर था और हम बोल सकते हैं कि काफ़ी फास्ट था। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, हमने क्या किया, आर्पानेट से हम कहाँ पे चले गए, या फिर सिंपल बोल रहा हूँ, आर्पानेट से हमने ट्रांजिशन कर ली, मतलब चले गए। कहाँ पे चले गए? सर हम चले गए हमारे मॉडर्न नेटवर्क के ऊपर। जैसे हम मॉडर्न नेटवर्क के ऊपर गए तो मॉडर्न नेटवर्क कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है सर, वो भी हमारा टीसीपी/आईपी ही यूज़ करता है। तो ये कब हुआ था? तो ये सर हम बात कर रहे हैं 1983 की। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं कि अगर हम मॉडर्न इंटरनेट की बात करते हैं, फिर मॉडर्न नेटवर्क की बात करते हैं जो आजकल आप यूज़ करते हो, तो ये इसकी ट्रांजिशन कब हुई थी, आर्पानेट से हम टोटली शिफ्ट हो गए थे टीसीपी/आईपी के ऊपर। तो ये कब हुए थे, ये हुए थे हम सर 1983 में। तो इसको भी आपने क्या करना है, नोट करना है। या फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्फा नेट से आप मॉडर्न नेटवर्क के ऊपर गए थे 1983 में, तो कब गए थे, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल था, या फिर कौन सा ऐसा नेटवर्क था, या फिर कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल था जिसको आपने अडॉप्ट किया था, उसके बाद आप टोटली मॉडर्नाइज हो गए थे, मतलब मॉडर्न नेटवर्क पे चले गए थे। तो वो कौन सा बन जाएगा, टीसीपी/आईपी बन जाएगा। तो एग्जाम में जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछे, बस आपको क्लैरिफाई होना चाहिए
कि क्वेश्चन का बेस क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। आंसर वही रहता है, बस एग्जामिनर आपको आपके माइंड के साथ खेलता है कि आपको कितनी चीज़ें क्लैरिफाई हैं। तो सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। बाकी देखो, अगर हम बात कर लेते हैं कि आर्पानेट के बाद इंटरनेट का बैकबोन हमारे पास यूएसए में कौन था या फिर यूनाइटेड स्टेट में कौन था, तो उसको हम एनएसएफ नेट भी बोलते हैं, है ना। अगर हम बात कर लेते हैं कि यूएसए में ना आर्पानेट को ना रिप्लेस कर दिया गया था। ओके, आर्पानेट को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया गया था। इसकी जगह एक नया नेटवर्क आया था, उस नेटवर्क का नाम था, एक सेकेंड, उस नेटवर्क का नाम था आपके पास एनएसएफ नेट। ओके, तो एनएसएफ नेट आया था, बैकबोन ऑफ, मतलब ये बेसिकली ना एक बैकबोन बन गया था किसका, हमारे यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स का। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएफ नेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये कब आया था, है ना, और ये वैन। दो आपके लिए होमवर्क आया था, कब आया था और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया था पुराने नेटवर्क को। पुराना नेटवर्क कौन था हमारे पास, आर्फा नेट। छोटे पॉइंट्स हैं पर ये सारे ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो, टीम बर्नर्स-ली वगैरह बाकी हमने सारी चीज़ें देख ही ली थी। जैसे मैंने आपको एक टर्म बताई थी ना कि टीम बर्नर्स-ली ने हमारे पास एक वेब ब्राउज़र बनाया था, जो वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउज़र हम इसको बोल देते हैं। उन्होंने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अब इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। एक वर्ल्ड वाइड वेब अलग होता है, उसका मतलब होता है कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी बात की जाती है वहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, कि पूरा ग्लोब, हमारा पूरा जो धरती है, वो टोटली क्या है, वो सारे अलग अलग वेब सर्वर के थ्रू कनेक्टेड है। पर जब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें कोई स्पेस नहीं है ना, इस ये सारे अक्षर आपस में जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्या था, हमारे पास एक वेब ब्राउज़र, है ना, ये वेब ब्राउज़र का नाम था। ठीक है, देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन या फिर कैसी कैसी चीज़ें रखी गई हैं। तो वेब ब्राउज़र का नाम था, और इसको किसने बनाया था, ऑब्वियसली सर जिसने एचटीएमएल लैंग्वेज बनाई होगी, है ना, तो टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा एक वेब ब्राउज़र बनाया गया था, उसका नाम क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में देखो इनको जाके रियलाइज़ हुआ, यार ये तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा, अगर मुझे किसी को बताना ही होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों अलग हैं, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो बाद में क्या किया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इसको रीनेम कर दिया गया था। नया नाम क्या रखा था, नेक्सस। ओके, तो नेक्सस पूछा जाए या फिर पूछा जाए कि वर्ल्ड का पहला ब्राउज़र कौन था, तो नेक्सस होगा ऑप्शन में, तो नेक्सस टिक कर देना है। अगर नेक्सस नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड वेब दे रखा हो, तो उसको टिक कर देना। और बाकी पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये चीज़ मैंने पहले आपको समझाई थी। फर्स्ट जब जीयूआई की बात की जाएगी ना, तो उसका नाम क्या आता है, मोज़ैक। तो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, रटनी नहीं है कोई चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, जस्ट आपको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिंक होती है ना। तो ये सारी चीज़ आपने नोट करनी है। बाकी टीम वर्सली हमें बताया, एक और संस्था के साथ भी जुड़े थे, W3C, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। और सी से बनता है इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम कंसोर्टियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के एक तरीके से हेड भी ये रह चुके हैं, टीम बर्नर्स-ली। सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काइंडली इनको भी आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर जो नेक्स्ट टर्न को हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। बाकी जितना आप पढ़ते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती है ना उस टॉपिक की, वो मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर कोई चीज़ ऐसी पॉइंट है जो नहीं यहाँ पे कवर हुए हैं पर आपको पता है, तो काइंडली आप उनको भी शेयर कर सकते हो। जितना आप नॉलेज शेयर करोगे, उतना आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। हमेशा अपने मन में यही बात रखनी है। जो भी चीज़ यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ आपके साथ यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके साथ ऐसा नहीं समझना है, उनके साथ कम्पीट नहीं करना है, आपको कम्पीट खुद के साथ करना है, कि आप कल से कितना बेहतर हुए हो। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है, किसी दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो आपका मोरल ही हमेशा डाउन होगा, है ना। तो ये हमेशा अपनी चीज़ में, मन में, अपने बोलते हैं ना, अपने जहन में ये चीज़ बिठा लेनी है। ठीक है, और चलो ठीक है, फिर आप बोलेंगे सर भाषण लग पड़े थे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।